महोदय, स्वतंत्रता मिलने के बाद हर देश के सामने यदि कोई उत्तेजक एवं विवादास्पद प्रश्न उठा है तो वह भाषा नीति का निर्धारण और उसका सुदृढ़ता से कार्यान्वयन ही रहा है। चीन, जापान, फ्रांस, तुर्की आदि देश इस तथ्य के साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी राजभाषा के महत्व को समझा, उसकी एक स्थिर नीति बनाई तथा निर्धारित समय सीमा में उसका कार्यान्वयन करके देश को एक सूत्रता में पिरोकर रख दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भी राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता की कड़ी हिंदी भाषा पर चिंतन अनुचिंतन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का साहसी निर्णय लिया और उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पर कड़वा सच यह है कि 55 वर्षों के बाद भी सरकार की लचर एवं ढुलमुल नीति के कारण हिंदी ना तो देश को एकता के सूत्र में बांध पाई और ना ही अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण सरकारी कामकाज की एकमात्र भाषा बन सकी है। आज भी इसे अंग्रेजी के साथ टकराना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है एवं अपने स्वीकरण व अस्तित्व के लिए आए दिन चुनौतियों, संघर्षों, यहाँ तक कि मखौल का सामना करना पड़ रहा है। यूं तो प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति बड़ी स्पष्ट एवं स्थिर थी। बोलियों और उपभाषाओं के होते हुए भी शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत राजभाषा स्वीकृत थी, कार्यान्वित थी। बौद्ध काल में अपनी अटूट निष्ठा और उदारता से अशोक जैसे महान सम्राट ने पाली और प्राकृत को देश की राजभाषा के पद से सम्मानित करते हुए इन भाषाओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। मुगल शासकों ने फारसी को राजकाज की भाषा बनाया और इसका खूब प्रचार प्रसार किया। मैकाले ने अपने अथक प्रयासों से ऐसी मजबूत अंग्रेजी भाषा नीति बनाई जो 1947 तक ही नहीं बल्कि आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन ऐतिहासिक भाषाई प्रमाणों में एक अनुकरणीय तथ्य यह है कि राजभाषा नीति के बारे में प्रत्येक शासक एवं प्रयोगकर्ता के दिल में अमुक भाषा से प्रेम था और उसी भाषा में सोचने व कार्य करने की अटूट लगन थी। सवाल किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित करने और उसे संविधान में सुरक्षित स्थान देने का नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण है उसे मन से स्वीकार करने का, उसे कार्यरूप में लाने एवं तथ्य संबंधी आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने का। इतिहास गवाह है कि कमाल पाशा को भी भाषा नीति के प्रश्न ने झकझोरा था। उसके हाथ में जब तुर्की शासन की बागडोर आई तो उसने अपने राज्य के उच्च अधिकारियों, शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि तुर्की भाषा के माध्यम से राजकाज चलाने में कितने वर्ष लगेंगे। उत्तर मिला कि कम से कम 10 वर्ष तो
लगेंगे ही। कमाल पाशा ने तुरंत आदेश दिया, महोदय, कल प्रातः 10 बजे से सारा कामकाज तुर्की भाषा में ही होगा। ताजुब नहीं कि दूसरे दिन से सचमुच तुर्की देश की राजभाषा तुर्की हो गई। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि कमाल पाशा ने अपनी सरकार को केवल 24 घंटों का समय दिया था और सवेरा होते ही उसका आदेश कार्यालयों की मिसलों पर प्रभावित होने लगा था। लेकिन हमें तो पूरे 15 वर्ष का समय दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने जोशीला निर्देश भी दाग दिया था कि भारत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा की वृद्धि, इसका प्रयोग, प्रसार व विकास करें, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। इतना ही नहीं, संविधान के अधीन हिंदी के प्रयोग के बारे में 27 मई 1952, 27 अप्रैल 1960 एवं 3 दिसंबर 1975 को क्रमशः राष्ट्रपति के 3 आदेश भी प्रसारित कर दिए गए। नियम के अनुसार 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बन जाना चाहिए था। लेकिन हमारे वायदों, आदेशों, निर्देशों एवं सोच के उचित स्वर को अहिंदी भाषियों की आशंकाओं के उग्र ज्वार ने नीचे तक दबा दिया। भाषा नीति के मामले में इस नाजुक स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत के पास कमाल पाशा तो था नहीं। उल्लेखनीय है कि दूसरे महायुद्ध के पूर्व जब राजा जी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई थी तो उन्होंने मद्रास की दोनों तत्कालीन व्यवस्थापिका सभाओं में हिंदी विरोध का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास करवाया था और कहा था कि सरकार की नीति इस संबंध में यही है कि हिंदी का जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है काम चलाऊ ज्ञान हो जाए, ताकि मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधा पूर्वक विचार विनिमय कर सकें। प्रश्न है कि क्या तमिलनाडु या किसी अन्य अहिंदी भाषी राज्य ने एक राजा जी अथवा कमाल पाशा पैदा नहीं किया जो गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं में 1967 के संशोधित राजभाषा अधिनियम में सांकेतिक चिरलंबित एवं चिर प्रतीक्षित प्रस्ताव को पास करवाकर उसे अंतिम स्वीकृति के लिए संसद के सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकें। क्यों एक के बाद एक आने वाले प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों की दृष्टि इस गुत्थी को सुलझाने की ओर नहीं गई। भाषा नीति को द्विभाषिकता की पटरी पर चलाने के लिए तात्कालिकता को ध्यान में रखा गया, लेकिन आगे चलकर यह द्विभाषिकता कितनी उबाऊ एवं खर्चीली साबित होगी इसका गणितीय आकलन नहीं किया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से इस संदर्भ में कुछ आशाएं अवश्य अंकुरित हुई थीं, पर वे भी वाहवाही के झोंके से तितर-बितर हो गईं। ध्यातव्य है कि हमारी राजभाषा नीति शुरुआती दौर से ही लचर एवं ढुलमुल रही, जहां एक ओर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। फुल स्टॉप।